गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मसल टिश्यू। मसल के बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स नाम के फिलामेंट से बनी होती है। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं इनकी अपनी विशेषता होती है। कई विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि एक तो ये एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल का मतलब है कि अगर इनके अंदर सिग्नल जाए तो ये स्टिमुलेट होकर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा ये इलास्टिक होते हैं, यानी कि अपनी जो शेप है उसको वापस से ये रीगेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्साइटेबल और इलास्टिक। इसके अलावा इनके कुछ और भी फीचर्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस की गई है। अब देखो चैप्टर 20 के पेज नंबर 303 पर जो पैराग्राफ है मसल वाला, इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक दी हुआ है एक्साइटेबिलिटी, फिर आती है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी का मतलब होता है कि मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो सिकुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि वो खींच सकते हैं, सिकुड़ भी सकते हैं और खींच भी सकते हैं। और इलास्टिक का मतलब है कि वापस से अपनी शेप को गेन भी कर सकते हैं। अब वापस से हम आते हैं 7.1.3 पेज 104 पर। ईच मसल फाइबर इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेज, यानी कि यहाँ पर ये मसल फाइबर किस तरह से अरेंज होते हैं, पैरेलल अरेज के रूप में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और इन फाइबर्स को क्या नाम दिया जाता है, मायोफाइब्रिल्स। मसल फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं स्टिमुलेशन जब उन्हें मिलता है, जैसे ही अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती है, जैसे ही उनके सिग्नल खत्म हो जाता है। इनके एक्शन की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट कर पाती है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, या बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं, मुद्राएं, वो इनकी वजह से पॉसिबल हो पाती है मसल टिश्यू पे। तो मसल किस चीज़ में रोल प्ले करती है, ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अब मसल के टाइप्स बताएं। सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल। फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो होती है जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, यानी कि बोन्स के साथ एसोसिएटेड होती है, बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती है और उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करती है। तो कुछ मसल्स के नाम दिए यहाँ पर, जैसे कि बाइसेप्स। बाइसेप्स कहाँ पर जुड़ी है, स्केलेटल मसल फाइबर्स इन अ पैरेलल फैशन, और किसकी मूवमेंट कराती है, हमारे लिम्ब बोन्स की, मूवमेंट ऑफ लिम्ब बोन्स, जैसे कि हाथ और पैर की जो बोन्स होती है उनकी मूवमेंट कराती है। शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू का कवर इन स्केलेटल मसल फाइबर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज करो कि ये मसल फाइबर है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग रहेगी कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू शीथ, शीथ का मतलब होता है कवरिंग। इसके बाद बात आती है स्मूथ मसल फाइबर की। इससे पहले हम स्केलेटल मसल फाइबर के कुछ और कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। स्केलेटल को हम वॉलंटरी भी कहते हैं। वॉलंटरी इसीलिए कहते हैं बिकॉज वो हमारी इच्छा से मूव कर सकती हैं, जब हम उन्हें मूवमेंट कराना चाहें वो तब मूव करती हैं। इसके अलावा इनको एक नाम और देते हैं, स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन मसल फाइबर्स में ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस बात का सिंबल है कि उनमें दो तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो ये था मसल फाइबर का पहला टाइप। अब हम देख लें अगला टाइप, स्मूथ मसल फाइबर। इसके बाद आता है स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, और इनको स्मूथ कहने का कारण ये है कि इनमें स्ट्राइशंस नहीं होते, इस वजह से इन्हें अनस्ट्राइटेड कहते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर। अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर का मतलब है कि उनमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं पाए जाएंगे,
और इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इन मसल्स को इंटेगुमेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इंटेगुमेंट्री मसल्स, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, अनस्ट्रैक्टेड होते हैं। इसके अलावा एक फीचर और है कि ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी इन्हें कहते हैं। तो कितने नाम हो गए? अनस्ट्रैक्टेड हो गए, स्मूथ हो गए, इंटेगुमेंट्री हो गए और इनवॉल्यूंटरी हो गए। इन मसल्स के जो डायग्राम है वो फिगर 7.7b में दिखाया है। ये जो मसल फाइबर है इसमें हमें खाली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस दिख रहा है, और इसमें हमें क्या दिख रही है? स्ट्राइशंस नहीं दिख रही है। स्मूथ मसल फाइबर टेपर है बोथ एंड्स फ्यूजिफॉर्म। टेपर है बोथ एंड्स का मतलब है कि दोनों एंड्स पर ये सिकुड़ती हुई हमें दिखती है, और इस शेप को नाम दिया जाता है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म इसकी शेप है और बीच में इसका न्यूक्लियस है। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ में यानी कि कवरिंग में प्रेजेंट है। इंटरनल ऑर्गन की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। ये इनकी लोकेशंस यानी कि एग्जांपल्स बताए हैं। इसके बाद स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, वो मैंने बता ही दिया। As their functioning cannot be directly controlled, we usually are not able to make it contract merely by thinking about it, as we can do with skeletal muscles. For example, हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स को अपनी इच्छा से मूव यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आते हैं कार्डियक मसल टिश्यू। तीसरे टाइप की जो मसल टिश्यू है उसका नाम है कार्डियक। कार्डियक मसल फाइबर। अब ये कार्डियक मसल कैसी होती है? इसके अंदर दोनों की विशेषताएं होती हैं। इसमें स्ट्राइटेड मसल यानी कि जो हमने सबसे पहले पढ़ी स्केलेटल मसल, उनकी तरह इसमें स्ट्राइशंस होती हैं, लेकिन ये दूसरा वाली जो स्मूथ मसल पढ़ी उनकी तरह ये इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी यानी कि अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। इसका एग्जाम्पल है ये हार्ट की वॉल में पाई जाती है, इसीलिए इसे कार्डियक कहते हैं। कार्डियक का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। अगर हम फिगर 7.7 का सी देखें तो इसमें हमें स्ट्राइशंस यानी कि ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे। साथ में ये जो फाइबर्स हैं ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कार्डियक मसल फाइबर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि दो मसल फाइबर को ज्वाइन करके रखती है, जिसकी वजह से सारी मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हार्ट की वॉल में जितनी मसल फाइबर है कार्डियक मसल की, सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़ी है intercalated disc के through. At some fusion points allow the cells to contract as a unit. When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. यानी कि जब उसमें स्टिमुलेशन जनरेट होंगे तो पूरे हार्ट का जो मस्कुलेशन है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आती है बात न्यूरल टिश्यू की, जो चौथे टाइप का टिश्यू है एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाला। चौथा टाइप का टिश्यू है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि बना होता है न्यूरॉन से, और इसका फंक्शन होता है सिग्नल्स को एक से दूसरी जगह तक ले जाना। ठीक है, अब देखो पहली लाइन में इन्होंने लिखा है दे एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। यानी कि ये सिग्नल्स को रिसीव करता है एनवायरनमेंट से और उसके बाद उसको लेके जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, जैसे कि ब्रेन तक लेके जाएगा। ठीक है, फिर ब्रेन से वापस बॉडी के ऑर्गन्स तक लेके आएगा। ये इसका फंक्शन होता है न्यूरल टिश्यू का, यानी कि कनेक्टिविटी इंश्योर करता है, इंश्योर्स
connectivity with environment and between organs। तो ये कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है एनवायरनमेंट के साथ भी और ऑर्गन्स के बीच में भी। इसके बाद क्या दिया है, न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। इसके इंडिविजुअल जो सेल होते हैं उसको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, जिसमें कि एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट। These are called dendrites। इस इलोंगेटेड पार्ट को कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन की जो एंडिंग्स होती है उनको कहते हैं नर्व एंडिंग। दिस सेल इज नोन एज साइटोन। साइटोन इज हैविंग अ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें जो अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन ग्रेन्यूल्स को कहते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स। इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ सेल्स जिन्हें कहते हैं श्वान सेल्स। SCHWANN श्वान सेल्स। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। इसके अलावा द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। यानी कि न्यूरॉन के अलावा इसमें कुछ सपोर्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लियल सेल्स। इनको खाली ग्लियल सेल्स भी कई बार कहा जाता है, GLIL। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना। न्यूरोग्लियल सेल्स मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। यानी 50% से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं न्यूरल टिश्यू में। इसके बाद when a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane. Arrival of disturbance at the neuron's endings or output zone triggers the events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells। इसमें इन्होंने ये कहा है कि सिग्नल्स यहाँ से जनरेट होते हैं डेंड्राइट से, और वो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के रूप में इधर ट्रेवल करते हैं, इधर एक्सॉन की तरफ और फिर उसके बाद नर्व एंडिंग की तरफ। तो सिग्नल कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू द एक्सॉन, और एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग की तरफ वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। सिग्नल्स किस रूप में आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के रूप में। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के रूप में ये सिग्नल आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जो डिटेल्स हैं कि नर्व इम्पल्स किस तरह से जनरेट होता है और कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है, इसकी डिटेल्स उन्होंने 21 चैप्टर में दी है। इसके बाद बात आती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देखो, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में हमें ये बताया गया है कि अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि उन टिश्यूज़ की जो फीचर्स थी वो उस ऑर्गन के अंदर हमें देखने को मिलती है, और उसी तरह से अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और उन सारे ऑर्गन की जो फीचर्स हैं वो हमें उस ऑर्गन सिस्टम में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एक स्टमक जो है, स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये सभी टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो इन सब की फीचर्स भी उस स्टमक के अंदर देखने को मिलेगी। और एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक और उसके अलावा दूसरे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, तो सभी ऑर्गन की उसमें सिग्निफिकेंस यानी फंक्शनिंग देखने को मिलेगी।
तो वही उन्होंने यहाँ पर हमें समझाया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स होते हैं, है ना। जैसे इन्होंने हार्ट का एग्जांपल दी है। हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेस सर्टेन डिसर्नेबल ट्रेंड, इट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमें क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल्स टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। तो तुम्हारे सिलेबस में ये बुक में 3 ऑर्गेनिज्म थे, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, ठीक है। उनमें से हटाकर सिर्फ कॉकरोच ही रह गया था, और इस कोविड-19 के वजह से जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसकी वजह से कॉकरोच को भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि यहाँ पर इन ऑर्गेनिजम्स की जो 3 अलग अलग ग्रुप्स के थे, जैसे अर्थवॉर्म एनिलिडा का था, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का था, और फ्रॉग किसका था? फ्रॉग फाइलम कॉर्डेटा का और क्लास एम्फीबिया का था। तो ये सारे अलग अलग टाइप के और ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं। इन सब की हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों चीज़ें हमें पढ़नी थी। और फिजियोलॉजी का एस्पेक्ट होता है कि वो फंक्शनिंग कैसे करते हैं। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animal, this refers to external appearance of the organs or parts of the body. और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इनर डिटेल्स सेल के और टिश्यूज़ के। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उसके फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, कि इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ कैसे काम करते हैं। You will learn about the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog, representing invertebrates and vertebrates। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, इसके आगे हम करेंगे कल।